विद्या के दो भेद हैं, विद्या और कला। संपदा का अधिकार, इस पृथ्वी पर जो संपदा है उस संपदा पर वास्तविक अधिकार किसका है? चतुर्थ वर्ण का कितने प्रतिशत अधिकार है? क्या पृथ्वी की संपदा पर ब्राह्मण का अधिकार है? ब्राह्मण वर्ण तो इससे बाहर है, क्योंकि ब्राह्मण को लौकिक संग्रह के लिए मना किया गया है। वह अपने शरीर को साधना के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से इतना तेजस्वी बनाए कि उसका पतन नहीं होने पाए। और अगर वो यज्ञ यागादि करवा करके कोई संपत्ति ले आता है तो इतनी संपत्ति एकत्रित न कर ले कि फिर उसी में आसक्त हो जाए। क्षत्रिय राज्य संचालन में है, राज्य की व्यवस्था में है। वास्तविक पृथ्वी के संपदा का उपभोग कौन कर रहा है? जिनकी जीविका वन से चल रही है, जिनकी जीविका खनिजों से चल रही है। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की भी आ चुकी है कि हमको न केवल मनु के सिद्धांत पर आधारित राज्य की चर्चा को समाज में करना पड़ेगा, बल्कि मनु के शासन की जो विशेषताएं हैं, मनु सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, मनु में महाराज ने ही एक वाक्य लिखा है कि किसी भी जाति का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस मनु के सिद्धांत के आधार पर हम यह उद्घोषणा कर रहे हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, वह मनु किसी व्यक्ति का विरोधी कैसे हो सकता है? किसी जाति का विरोधी कैसे हो सकता है? अनादिकाल से आ रही परंपरा में कहीं पर तो एक उल्लेख होता कि अमुक जाति ने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? नहीं है, क्योंकि उनके साथ अन्याय नहीं था। आज जिस राष्ट्रीय दल के राजनेता या प्रादेशिक क्षेत्रीय दल हो चुका है, ये कहते हैं कि एक मनु महाराज आए, उनके वंशज आज इस पृथ्वी पर विराजमान हैं और भैंस से दूध निकालते हैं। अगर मनु महाराज ने ये व्यवस्था नहीं दी होती तो आज इन्हीं यादवों के 80% घर कंगाल हो जाए। जिन मनु महाराज ने आपको संपन्न बना दिया, जिन मनु महाराज ने आपके अस्तित्व को सुरक्षित रखा, जिन मनु महाराज ने आपके जन्म के उद्देश्य को बताया, सृष्टि संरचना के रहस्य को समझाया और किस जीवन पद्धति का आलंबन लेते हुए इस जन्म मृत्यु की अनादिजत परंपरा का आप उच्छेदन कर सके, आप उन्हीं मनु महाराज को गाली दे रहे हैं? संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है कि आप मनु के सिद्धांत का बाल बांका भी कर सके। या तो आप मूढ़ हैं